Welcome back to Career Goals. All are good, I hope. Let's start the class. Today topic is guys breathing. Okay, breathing and the exchange of the gases. इससे पहले का जितना भी पार्ट है मोस्टली सारा कवर हो चुका है, हर चीज क्लियर्ड है. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी भी किसी पार्ट में तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं. आपकी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व कर दी जाएगी. ओके. आप सबसे पहले आपका जो चैप्टर नेम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रीदिंग होता क्या है, मतलब ब्रीथ करना क्या होता है और गैस कौन कौन सी एक्सचेंज होती है और कैसे कैसे होती है. ठीक है. तो गाइस हमारी बॉडी को कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एक एनर्जी की नीड होती है. ठीक है. और वो एनर्जी हमको कहाँ से प्रोवाइड होती है, वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, वो एनर्जी हमें ड्राइव होती है कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस से. जब फूड कंपोनेंट्स का कैटाबॉलिज्म होता है तो तब हमें वो एनर्जी प्रोवाइड होती है जिससे हमारी बॉडी जो है एक ढेर सारी एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म कर सकती है. ठीक है. अब क्या कौन कौन से फूड कंपोनेंट हो सकते हैं, जैसे प्रोटीन का इंटेक किया, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक किया, फैट का इंटेक किया, इन सब चीजों से. ठीक है. ऑक्सीजन की जो होती है हमें रिक्वायरमेंट होती है किस चीज के लिए, कैटाबॉलिक प्रोसेस करने के लिए. ठीक है. ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है. ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है हमें, O2 की रिक्वायरमेंट होती है किस चीज के लिए, कैटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए. कैटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए या कैटाबॉलिक प्रोसेस के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की. एंड उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है इन दिस प्रोसेस. तो जो भी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है किस चीज की, गैसेस की, जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है मीन्स ऑक्सीजन हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस टेकन आउट. तो ये जो प्रोसेस है गैस एक्सचेंज का, कार्बन डाइऑक्साइड लेना या छोड़ना, ऑक्सीजन लेना या छोड़ना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस. ठीक है. क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो भी गैसेस का हम इनटेक करते हैं या आउटटेक करते हैं उनका क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है. तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ब्रीदिंग और द रेस्पिरेशन प्रोसेस. ठीक है. अब बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं उनके पास अपना एक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन प्रेजेंट होता है या डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन प्रेजेंट होती है. मतलब उनके पास कुछ ना कुछ अलग होता है जिससे उनको उनकी बॉडी जो है वो गैस एक्सचेंज कर सकती है. मीन्स जो भी O2 एंड CO2 है उसका जो प्रोसेस हो सकता है एक्सचेंजिंग प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. आई रियली डोंट नो ये बार बार लाइन्स कहाँ से आ रही हैं, सॉरी, बट इतना अभी आपको दिख गया होगा, इरेज कर देते हैं हम. ओके. ये मेन चीज हो गई. अब मोड अलग अलग हैं गैस एक्सचेंज होने के, उन सब के फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी अलग होते हैं. फॉर एन एग्जांपल्स क्या है मैं आपको बताती हूँ. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्किन्स में होता है. ठीक है. अब वो किसकी स्किन हो सकती है, वो कौन से टाइप ऑफ एनिमल्स हो सकते हैं गाइस, वो फ्लैट वर्म हुए, अर्थ वर्म हुए या फ्रॉग्स वगैरह, ऐसा कुछ हुआ तो वो स्किन के थ्रू ही अपना जो है प्रोसेस करते हैं गैस एक्सचेंज करने का. ठीक है. कौन गैस एक्सचेंज करने का प्रोसेस स्किन के थ्रू करता है, फॉर एन एग्जाम्पल आप एक नाम याद कर लीजिए, लाइक अर्थवर्म जो है, अर्थवर्म जो है स्किन के थ्रू गैस एक्सचेंज करने का प्रोसेस परफॉर्म करता है. नेक्स्ट ट्रैकिया. ठीक है. उसमें कौन से आते हैं, अर्थपॉड, ऑन्थ्रोपॉड्स कह सकते हो या कॉकरोचेस. ठीक है. जितने भी हमारे एक्वाटिक एनिमल हैं, फिशेस है, ये सब जितने भी एक्वाटिक है मतलब जो पानी में रहते हैं, जो पानी में ही उनकी जिंदगी है, उनका घर वर सब पानी में ही है,
वो किससे, उनके पास एक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। आपको फिश के बारे में जब आपने कभी भी पहले पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि फिश में जो है गिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इस उस गिल्स के थ्रू ही ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है उन गिल्स की, और तब वो अपना एक्सचेंज करते हैं, अपनी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। और जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होती है या नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है, ये जो है ये अपना कैसे वर्क परफॉर्म करते हैं, ये अपना ब्रीदिंग प्रोसेस हुआ, या फिर ये इनका रेस्पिरेशन सिस्टम हुआ, या रेस्पिरेशन हुआ, ये सब जो वर्क है ये अपने लंग्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट? ये ऑर्गन है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स का। फॉर एग्जाम्पल कैसे कंडक्ट किया जाता है, नोस्टल है, नोस्टल के थ्रू आप इनहेल करेंगे, देन वो जो भी आपने इनहेल किया वो फेरेंक्स वगैरह के थ्रू होकर ही नीचे जाता है। तो नोस्टल जो होता है वो कॉमन पैसेज है, जिससे जो मेन पैसेज है एयर का इनटेक वगैरह करने के लिए। ठीक है, फिर ये यहाँ पे जाएगा, इस प्रोसेस में यहाँ पर आती है, तो ये क्या है, एक साउंड, आप इसको साउंड बॉक्स बोल सकते हो, एक शॉर्ट फॉर्म में हम इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। ये किससे प्रिवेंट करता है, ये फूड को प्रिवेंट, मतलब जो फूड जो है वो गलत जगह एंटर ना करे, उस चीज से ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रैकिया वाला पोर्शन आता है। ठीक है, ये डिवाइड होता है 5 थोरिक चैम्बर के अंदर या 5 थोरिक वर्टिब्रेट्स के अंदर। ठीक है, फिर उसमें प्राइमरी ब्रोक्राई वगैरह ये सब स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये जो ब्रोक्राई होती है, ब्रोक्यूल्स जिसको हम बोलते हैं, ये जो होती है गाइस, ये जो है ये कैसी होती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर में होती है। ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर में होती है। इसके ये मेन इसका वर्क क्या होता है, ये इजीली जो है गैस एक्सचेंज करने का वर्क परफॉर्म करते हैं। डबल लेयर है, इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इन दो लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, एनी गाइड, किसी को एनी क्लू, कि किसी को क्लू है कि कौन सा फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड का नेम मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ। ठीक है, लंग्स रिसाइड इन द थोरैक कैविटी, वो फॉर्म्ड होता है इन वर्टिब्रेट कॉलम्स में, जैसे डॉर्सल सरफेस हुआ, वेंट्रल सरफेस हुआ, प्रेजेंट लेटरली, और डायफ्राम प्रेजेंट होता है एट द लोअर साइड। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग स्टेप, बहुत सारे स्टेप में रेस्पिरेशन जो है वो इन्वॉल्व होता है, बहुत टाइप के स्टेप्स हैं जिसमें रेस्पिरेशन वर्क करता है। तो फर्स्ट इज ए ब्रीदिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, जिसके अंदर एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो ड्रॉन इन हो जाती है, और CO2 जो है वो क्या होती है, रिलीज आउट हो जाती है। ठीक है, प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये हमेशा याद रखना कि कौन सी गैस है या कौन सा क्या है जो आप जिसका आप इनटेक कर रहे हो, जिसका आप आउटटेक कर रहे हो। ओके, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। डिफ्यूजन ऑफ गैस मींस O2 एंड CO2 अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वो O2 और CO2 जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है, डिफ्यूजन का मेन काम करती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है, गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड द CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज। ठीक है, utilization of O2 by the cell by the catabolic reaction and resultant release of the CO2. Okay, अब आपके नेक्स्ट कुछ चीजें हैं जो मेरे को अलग से आपको एक बार बतानी थी। देखो, पल्मोनरी रेस्पिरेशन में वही इनटेक ऑफ द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ द CO2। ठीक है, डिफ्यूजन होगा O2 एंड CO2 का अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। सर्कुलर रेस्पिरेशन होगा, मतलब कैटाबॉलिज्म ऑफ फूड यूजिंग द O2 टू रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। अब मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ठीक है,
गाइस जस्ट वेट, मेरे को एक चीज चेक करनी है कि वीडियो तो सही चल रहा है, क्योंकि आजकल मेरे साथ ये बहुत होता है कि मैं वीडियो ऑन करना भूल जाती हूँ और बहुत देर तक बोलती रहती हूँ। यस गाइस, वीडियो सही चल रहा है। फाइन। ज़्यादा ज़रूरी, ये फ़ोकस करना ये भी ज़रूरी है ना? पता चला मैं बोलती चली गई और वीडियो ओपन ही नहीं है। सॉरी, इट्स अ जोक। ठीक है? तो अब नेक्स्ट प्रोसेस इज़ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में क्या होता है गाइस? ब्रीथिंग जो है वो 2 टाइप्स की होती है पहले तो। 2 टाइप की। एयर इन, ठीक है? इन दोनों का मीनिंग क्या है? फर्स्ट इन मीन्स मतलब एयर का एंटर होना आपके लंग्स में, आपने इनहेल करा। आप जब भी इनहेल करेंगे तो आपकी जो बॉडी है वो थोड़ी, इसका स्ट्रक्चर जो है अंदर, इनर इनर बॉडी जो है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। आप जब एक्सहेल करते हैं तो आप एक रिलैक्स फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है? तो फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने एयर को इनहेल किया तो वो एंटर करेगी आपके लंग्स के अंदर, ऑब्वियसली इनहेल करते ही वो आपके लंग्स के अंदर जाएगी, और लंग्स के अंदर बच्चों जाते ही, गैस अंदर जाते ही, तो जो वॉल्यूम है थॉरेक्स का, आप कभी खुद नोटिस करना, आपने सांस ली तो पूरा बॉडी अंदर से जो है वो फूलता है, और आप सांस छोड़ते हो तो आप एक रिलैक्स फॉर्म में आ जाते हो, हद से ज्यादा एक रिलैक्स फॉर्म में आते हैं। ठीक है? तो जब भी हम एयर को इनहेल करते हैं, देन वो हमारी बॉडी में एंटर करती है, तो जो वॉल्यूम ऑफ थॉरेक्स जो होता है बच्चों, वो अपने आप इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ थॉरेक्स अगर बाई चांस पहले एक्सेल पे ऐसा था, तो इनहेल करते ही, एयर इनहेल करते ही वो कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। उसका जो स्पेस है, उसका जो शेप है वो इंक्रीज हो जाएगा। डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है? रिब केज भी थोड़ा बढ़ जाएगा। रिब केज भी बढ़ जाएगा, रिब्स जो है वो भी थोड़ी बड़ी सी हो जाएंगी। ठीक है? तो ये होता है जब आप, किसी भी एयर को जो है इनहेल करते हैं, तो जो वॉल्यूम है थॉरेक्स का वो बढ़ जाएगा, रिब्स भी बढ़ जाएंगी, रिब केज भी, और डायफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है? और जब आप एयर को जो है वो छोड़ोगे, मतलब अभी तो आपने इनहेल करी, अब आप एयर को एक्सहेल करेंगे, तो एक्सहेल करते ही जो डायफ्राम है वो एक रिलैक्स पोजीशन पे आ जाएगा, प्रॉपरली रिलैक्स पोजीशन पे वो आ जाएगा। ठीक है? प्रॉपर रिलैक्स पोजीशन पे थॉरैक्स की जो पहले शेप थी, जिस शेप पे वो पहले वर्क कर रहा था, वो उसी शेप पे आ जाएगा। रिब्स वगैरह जो हैं वो भी अपनी ओरिजिनल शेप में प्रेजेंट हो जाएंगी। ठीक है? अपनी ओरिजिनल शेप में शो होंगी। तो फर्स्टली आपको क्या समझना है कि जब भी हम एयर को इनहेल कर रहे हैं, कोई भी एटमॉस्फेरिक एयर को हम इनटेक करते हैं, ड्यू टू हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, उसके थ्रू जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम। ठीक है? इंटरकोस्टल मसल्स और रिब्स वगैरह जो है वो लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, वो थोड़ी अपवर्ड लिफ्ट करेंगी एंड मूव एयर इनटू द लंग्स। नेक्स्ट में जब भी हम एयर को एक्सहेल करेंगे आउट, ड्यू टू अपनी जो भी हमारा इनर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है, जो इंट्रा पल्मोनरी लेयर है, उससे जब हम एयर को एक्सहेल करेंगे, ठीक है, तो वो प्रेशर क्या इंक्रीज होगा, फिर
रिलैक्सेशन मिलेगा, किसको, हमारे डायफ्राम को एक रिलैक्सेशन मिलेगा, और बाकी आपके रिब्स जो हैं या डायफ्राम जो, ये सब अपने रिटर्न हो जाएंगे अपनी नॉर्मल पोजीशन पे। ठीक है, किसी को भी नहीं समझ में आया हो तो खुद प्रैक्टिकल करके देख लेना, इनहेल और एक्सहेल करके। ओके, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और ये जो इनका जो प्रेशर है या इनका जो वॉल्यूम होता है, इनहेल और एक्सहेल का जो वॉल्यूम होता है, वो इंक्रीज होता है बाय द हेल्प ऑफ मसल्स की हेल्प से इन द एब्डोमेन। ठीक है, और नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना होता है, आई थिंक आप लोगों को नहीं पता होगा नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या होता है। जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता देती हूँ। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होता है बच्चों 12 टू 16 टाइम पर मिनट। ठीक है, ये इसका टाइम होता है। तो कैन अकर व्हेन द प्रेशर इन द लंग, मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब वो प्रेशर से कम होगा तो देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग, हमारे लंग्स में द नेगेटिव प्रेशर प्रेजेंट हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की रिस्पेक्ट में। ठीक है, और जब हम उसको एक्सहेल करेंगे तो उस टाइम पे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो हायर हो जाएगा देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो जो डायफ्राम है या स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स है इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल कोस्टल मसल्स जो हैं, इंटरकोस्टल जो है बिटवीन द रिब, वो हेल्प इन द जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। ठीक है, फिर इस पे ये जो है वो इनिशिएट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करने में, वॉल्यूम को इंक्रीज करने में, किसके, थोरिक मेंबर चैम्बर के वॉल्यूम को इंक्रीज करने में इन द इंटरपोस्टियर एक्सिस। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वो लिफ्ट अप हो जाती हैं, रिब्स वगैरह जो वो लिफ्ट हो जाएंगी, और वो क्या इंक्रीज कर देंगी, किसका, थोरिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को टोटली इंक्रीज कर देंगी, कहाँ पे, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पे। तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल इंक्रीज करेगा थोरिक वॉल्यूम, कॉज ए सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वैल्यू। ठीक है, जैसे ही पल्मोनरी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी वो डिक्रीज कर देगा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को, क्योंकि वो कम होगा किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जो फोर्स करेगा किसको, एयर को, कि वो आउटसाइड मूव करे इनटू द लंग, लंग से बाहर जाने के मूवमेंट के लिए हेल्प करेगा। तो उससे हम लोगों को क्या इश्यू होगा, हम लोगों को क्या चीज मिलेगी, हमारे जो डायफ्राम है या इंटरकोस्टल मसल जो है वो रिटर्न अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगी, वॉल्यूम जो होता है थोरिक वॉल्यूम जो इंक्रीज हो गया था वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड दिस लेड टू इंक्रीज इन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इतना आई थिंक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड द कैपेसिटीज। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में आता है टीवी, जिसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम इज क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पे कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है आपने अपनी बॉडी के अंदर लिया एंड देन अपनी बॉडी से बाहर फेंका। अप्रोक्सीमेटली 500 ml जो है वो एक हेल्दी मैन जो होता है वो इनहेल और एक्सहेल करता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो मीन्स 6,000 to 8,000 of air per minute. Okay, एंड नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्या होता है, जिसको हम लोग IRV बोलते हैं। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन फायर बाय द फोर्सफुली, कोई भी बंदा जो है वो बहुत फोर्सफुली इनहेल कर रहा है। ठीक है, बहुत फोर्सफुली इनहेल कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसकी एवरेज कितनी होती है, 250 से 300 ml। ठीक है, यही नेक्स्ट उसमें कोई भी बंदा जो है, पर्सन जो है वो फोर्सफुली जो है एक्सहेल कर रहा है तो उसका एवरेज आएगा 1000 to 1000 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग रह गया लंग में इवन आफ्टर द फोर्सफुल, एक फोर्सफुली आपको एक्सहेल करने के बाद जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर रह गई है लंग में उसको हम लोग रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं।
उसकी रेंज अप्रोक्सीमेटली 1 to 1200 होती है, 1100 to 1200 ml। अगर हम ऐड करेंगे कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को, जो भी हमें आगे बताइए, ठीक है, और कुछ पल्मोनरी कैपिलरी को, तो विच कैन यूज इन द क्लिनिकल डायग्नोसिस। तो इनहेल इनहेल कैपेसिटी या इन रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज क्या होती है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, जो भी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर किसी भी पर्सन ने इनहेल किया आफ्टर द नॉर्मल एक्सप्रेशन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज अ टाइडल वॉल्यूम एंड द रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इन दोनों का हम एडिशन करेंगे। एंड नेक्स्ट इज ए वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटीज में गाइस क्या होगा कि मैक्सिमम ऑफ एयर जो है किसी भी पर्सन ने ब्रीथ करी इन आफ्टर ए फोर्थ एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा फोर्स लगने के बाद भी किसी ने, एक नॉर्मल पर्सन ने कोई भी एक एयर जो है वो ब्रीथ करी, वो किस में इंक्लूड होगी? आपकी ईआरवी में, टी वाई में एंड आईआरवी में, और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन पर्सन कैन ब्रीथ आउट ए फोर्थ रेस्पिरेशन। टोटल लंग कैपेसिटी आप कैसे निकाल सकते हो? आप सभी वॉल्यूम्स को जो है एड ऑन कर दो, तो आप टोटल लंग कैपेसिटी निकालोगे। और मेन टोटल लंग कैपेसिटी को निकालने के लिए आपको वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है, आप उनका एडिशन कर दो, तो आपको टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये आप इससे आप वो इससे इजीली आपको समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक है, किसी भी एयर का आपने इनटेक किया, पल्मोनरी आर्टरीज हैं, ये पूरा इसी के अंदर घूमती रहती। ठीक है, तो ये किस चीज का है? गैस ऑफ एक्सचेंज। गैस कैसे एक्सचेंज हो रही है? ठीक है, एंड द ब्लड टिश्यू विद बॉडी टिश्यू एंड द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये एयर ऑक्सीजन का डिफ्यूजन। ठीक है, और ये CO2 का डिफ्यूजन। तो क्या 40 mm Hg एंड 46 mm Hg। ठीक है, तो जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है वो मेड अप ऑफ 3 लेयर की बनी हुई होती है, थिन एपिथेलियल, एंडो एपिथेलियल एंड द सब बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन देन। एंड द टोटल थिकनेस जो होती है वो कम होती है, लेस देन होती है कैसे? मिलीमीटर से। एंड देयरफॉर ऑल द फैक्टर इन अवर बॉडी आर फेवरेबल द डिफ्यूजन ऑफ O2 from the this tissues to the CO2 from the tissue to this। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस। अब नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस। तो ब्लड एक मीडियम होता है, ये आप पूरा भी पढ़ेंगे हम लोग। ब्लड एक मीडियम होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है CO2 और O2 का। अबाउट द 97% ऑफ O2 जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है बाय द RBCs इन द ब्लड, जो भी रेड ब्लड सेल्स हैं। दो रिमेनिंग 3% रह जाता है, क्योंकि वहां पे 97% ट्रांसपोर्ट हुआ, तो जो 3% O2 रह गया है वो कैरिड आउट हो जाता है, जो डिजॉल्व स्टेट में प्रेजेंट होता है थ्रू द प्लाज्मा। ठीक है, तो जब Hb और O2 एक साथ जुड़ते हैं तो दे फॉर्म द ऑक्सीहीमोग्लोबिन इन द एरिया वेयर O2 इज कंसंट्रेशन इज हाई। अगर ऐसे एरिया में जब O2 की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होती है तो क्या होगा? Hb plus O2 give rise to oxy Hb,
ठीक है, और जब लो होती है तो वो उससे ग्रेटर हो जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नियरली जब 20 to 20% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है बाय द आरबीसी, वेयर इज ए 70% इज कैरी आउट एज ए बाइकार्बोनेट, और उसमें जो 70% होता है बच्चों, वो क्या कैरी करता है, वो बाइकार्बोनेट को कैरी आउट करता है, और 7% जो होता है वो CO2 जो कैरी करता है, जो डिजोल्व स्टेट में प्रेजेंट होता है थ्रू द प्लाज्मा। ये आपको दिख रही है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बोनिक एंडालाइजेस की एंजाइम्स की हेल्प से क्या फॉर्म कर रहा है, H2CO3 एंड देन गिव राइज टू HCO3 नेगेटिव प्लस H नेगेटिव। दिस इज अ बॉडी टिश्यू, यहाँ तक जो भी आपको विजिबल हो रहा है, दिस इज अ बॉडी टिश्यू एंड दिस इज अ फूड ब्लड कैपिलरी। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का वर्क हो रहा है। रेड ब्लड सेल्स इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है फ्रॉम द लंग, इसके अंदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, देन वो इसमें शिफ्ट हो गए, तो जितने भी ऑक्सीजन बाउंड कर गए हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के साथ, एंड नेक्स्ट स्टेज में आके ऑक्सीजन रिलीज हो गए टू द टिश्यू सेल्स। O2 अंदर गया, ठीक है, देन ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन एक्सचेंज एट कैपिलरी इंटरफेस में एक्सचेंज हुआ, देन फिर ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा है एट द सेल और फिर उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ जिसमें ATP और CO2 का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ से CO2 का एक्सचेंज स्टार्ट होगा एंड CO2 ट्रांसपोर्ट करेगा अपना वर्क, एंड देन वो एंटर कर जाएगा आपके एक्सचेंज कैपिलरी इंटरफेरेंस में, ठीक है। ये एल्वोलाई ऑफ द लंग्स प्रेजेंट है, ये एयरवे, और यहाँ से CO2 जो है वो रिलीज आउट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ह्यूमन बींग्स के अंदर एक सफिशिएंट एबिलिटी होती है कि वो मेंटेन कर सकते हैं या मॉडरेट कर सकते हैं अपनी रेस्पिरेटरी रिदम को, जो उनके डिपेंड करती है किस पे, बॉडी टिश्यूज पे। एक वो किसके थ्रू आप कर सकते हो, कैसे होती है, वो न्यूरल सिस्टम के थ्रू जो है वो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट होते हैं एक मेडुलर रीजन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ सेंटर प्रेजेंट होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं, वो रेस्पॉन्सिबल होता है आपके रेस्पिरेटरी रेगुलेशन के लिए, ठीक है। वही एक पार्ट होता है जहाँ से आप हर चीज को जो है अपना कैलकुलेट कर सकते हो रेस्पिरेशन के वर्क में, ठीक है। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग टॉक्सिक सेंटर बोलते हैं, जो मॉडरेट फंक्शन परफॉर्म करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का। न्यूरल सिग्नल्स जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, वो रिड्यूस कर देते हैं, वो रिड्यूस कर देते हैं किस चीज को, जो रेस्पी जो आप जो भी आपने वो एयर का इनहेल किया है उसके ड्यूरेशन को रिड्यूस कर देते हैं, देयरफॉर वो किस चीज पे वर्क करता है, वो रेस्पिरेटरी रेट पे, ठीक है। क्यूमोसिंथेटिक एरिया जो प्रेजेंट होता है, सिचुएटेड होता है टू द एडजेसेंट टू द रिदम, ठीक है, रिदम सेंटर पे। गाइस प्लीज जस्ट वेट, ठीक है ना। तो जो भी एरिया है सिचुएटेड है कहाँ पे, रिदम सेंटर पे, वहां पे हाईली सेंसिटिव CO2 और हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं, जो इंक्रीज कर देते हैं उन सबस्ट्रेट की एक्टिविटी को या उनको एक्टिवेट कर देते हैं उस सेंटर को, जो सिग्नल्स प्रोवाइड करना स्टार्ट करता है किसको, रेस्पिरेटरी प्रोसेस को, एंड बाय विच दी सबस्ट्रेट कैन बी एलिमिनेटेड, ठीक है। ठीक है, एंड फॉर एन एग्जाम्पल ये आपका सेंटर प्रेजेंट है, ठीक है, ये एक सेंटर है, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप प्रेजेंट है, डायफ्राम इंटरकोसल मसल्स एंड द एब्डोमिनल एंड आउटपुट, ये आउटपुट दे रहा है आपको, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मेडुला हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया,
मेडलरी रिदमेटिक एरिया प्रेजेंट हो गया जहाँ पे इनहेल और एक्सहेल का पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब लास्ट चीज आती है डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अस्थमा इज ए वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम जो आज तक मैंने पर्सन्स और लोगों में देखी है जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। वही सबसे प्रॉब्लम ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उनका जो ब्रोकाई वगैरह होता है उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है इन विच द वॉल्स पे ये डैमेज हो जाते हैं क्योंकि उसमें जो सरफेस एरिया रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाता है क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। अगर आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो उस वजह से जो है आपको ये प्रॉब्लम्स और ये इश्यूज जो होते हैं वो शो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो भी आपकी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, लाइक आप किसी इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं जहाँ पे स्टोन ब्रेकिंग ग्राइंडिंग का काम होता है या डस्ट आती है, उसकी वजह से भी जो है बॉडीज में जो है बहुत सारे प्रॉब्लम शो होती हैं, बहुत सारी दिक्कत स्टार्ट हो जाती हैं। मेन तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा स्टार्ट होती हैं। तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से क्या है, किसी इंडस्ट्रीज में या कहीं भी जहाँ पे स्टोन ब्रेकिंग है इन सब चीज़ों का काम होता है, वहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उस डस्ट को प्रोड्यूस होने की वजह से, ठीक है, क्या होता है आपकी आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, आपका जो फिब्रोरस होता है उसमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है एंड धीरे धीरे क्या है धीरे धीरे जो आपके लंग्स हैं वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए जो बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो ऐसी इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं, ऐसी कंपनी वगैरह में वर्क करते हैं, वो हमेशा आप लोगों ने विजिबल किया होगा, किसी ने देखा होगा किसी ने नहीं देखा होगा, वो मोस्टली जो है वो वेयर करते हैं प्रोटेक्टिंग मास्क जिससे उनको इजी रहता है अपनी सांस लेने में, ठीक है। मैं कुछ चीजें आपको और अलग से बता देती हूँ, ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ गैसेज ऑफ एक्सचेंज जो होता है, ठीक है, वो अक्रॉस द प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, वो ब्लड एंड एल्वेलाई के बीच का वो काम है, ठीक है, एंड बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 एंड द O2 इन द टिश्यूज ब्लड एंड ब्लड टिश्यू, ये सब डिपेंड करता है, ठीक है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो है CO2 जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द ब्लड, 97% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कैरी होता है बाय द RBC और 3% जो होता है वो डिजोल्व हो जाता है किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होते हैं बच्चों को क्या बाइंड करते हैं, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड करके रखते हैं, आपको ये चीज पता है, ठीक है, जिससे क्या फॉर्म होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो फॉर्मेशन इज फ्लेवर्ड ड्यू टू द हायर PO2। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड OH2 H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन से, ठीक है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होता है वो सिग्मॉइड फॉर्म में बनता है और सिग्मॉइड फॉर्म में तो आज तक आपको पता नहीं 50 बार बता चुकी हूँ, सिग्मॉइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या है, इसके अंदर भी ब्लड फॉर्मेशन के से ही होता है ट्रांसपोर्ट, जिसको कार्बोनियो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। 20 to 25% CO2 ट्रांसपोर्ट होता है उसी में 70% बाइकार्बोनेट में और 7% डिजोल्व हो जाता है प्लाज्मा में। अगर CO2 की वैल्यू जो ज्यादा है एंड O2 की वैल्यू कम है तो CO2 जो बाइंड करेंगे हीमोग्लोबिन से वो एक प्रिफर्ड एंजाइम्स की हेल्प से, जो मैंने एंडाइलेज आपको एंजाइम बताया था, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो RBC पे प्रेजेंट होता है। उसका मेन वर्क क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करना CO2 का। CO2 जो है वो डिफ्यूज हो जाता है ब्लड में फ्रॉम द टिश्यू एंड देयर आर हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2 CO2 इन द टिश्यू ड्यू टू द कार्बोनेटिक एक्टिविटी, ठीक है। CO2 जो है वो फॉर्म करता है H+ आयन, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है एक चीज और है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट है, ठीक है। एंड द
प्यूरोटॉक्सिक एरिया प्रेजेंट होता है जिसको हम प्रोन्स एरिया भी बोलते हैं। वो रेगुलेट करता है पूरी रेस्पिरेशन एक्टिविटी को अकॉर्डिंग टू डिमांड। डिमांड के अकॉर्डिंग जो है वो सारी चीज़ों को जो है एक्टिवेट करता है एंड रेगुलेट करता है। आई थिंक आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कौन सी चीज़ इनटेक हो रही है और कौन सी चीज़ एक्सहेल हो रही है और आउटटेक हो रही है, जो भी है। ठीक है, आप जब यहाँ से इनहेल करते हैं तो आपके जो लंग्स हैं वो डायफ्राम अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब आपने इनहेल किया, अगर डायफ्राम जो रिलैक्स फॉर्म में आया मतलब आपने एक्सहेल किया। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है इन दो वर्ड्स के मेन डिफरेंसेस। बाकी तो आपको पता है अगर डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम इंक्रीज होगी, डायफ्राम रिलैक्स फॉर्म में गया तो ऑब्वियसली वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, वो रिलैक्स फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को अब तक की सारी चीजें क्लियर होंगी। आई नो आज की क्लास थोड़ी छोटी जा रही है क्योंकि टॉपिक इतना बड़ा है ही नहीं, बहुत छोटू सा टॉपिक है, जितना चीजें थी इसमें मैंने सारी कवर अप कर दी हैं। ठीक है, अगर किसी को तो भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। आपकी वहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स और डाउट जो है मैं क्लियर कर दूँगी। एंड आई थिंक ये चीज़ें तो आपको ईज़िली समझ में आ रही होंगी क्योंकि मैं भी बहुत ईज़ी वे में आपको अभी तक सब कुछ समझा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है ना, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। एंड नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो मैं कल स्टार्ट करेंगे हम लोग, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सेल वगैरह ये सब हमने कर लिया, सेल साइकिल, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया था, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज आज हमने कंप्लीट किया है बच्चों। कल हम करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्लड क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, उनकी क्या कंपोजिशन है, और फिर पूरा कार्डिक साइकिल क्या होता है, ईसीजी, डबल सर्कुलेशन, ये सब क्या होता है, वो हम कल की क्लास में जो है वो टोटली कंप्लीट करेंगे। होप सो वो कल की एक क्लास में भी कंप्लीट हो जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर प्रॉपरली 1 घंटे की क्लास भी मेरे को लेके अपलोड करनी पड़े, तो इट्स नॉट ए बिग डील। ठीक है, तो आप इजीली जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं कल की क्लास में। आई नो कि आज का लेक्चर बहुत कम जा रहा है, 36 मिनट्स का ही है, आई वेरी नो, बट क्या करूं क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है इसके अलावा मेरे को आगे पढ़ाने के लिए। अगर इसमें कुछ भी होता तो ऑब्वियसली मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती, जितनी चीजें थी वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे कवर आउट कर दी हैं। अगर किसी को तभी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप ऑल आर गुड। प्लीज घर पे रहिए, पढ़ाई करिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ज्यादा बाहर मत घूमिए। ठीक है, ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी जगह पे लॉकडाउन ओपन हो गए हैं तो आप लोग बाहर घूमना स्टार्ट करेंगे, नो, आप कोई बाहर नहीं घूमेगा तभी। मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। घूमने से बेटर तो पढ़ाई पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और बाकी तो कुछ भी नहीं। चलिए इस क्लास को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आप लोगों को पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, मेरी वीडियो समझ में आई। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, इजीली आपको वहीं पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो नहीं इजीली सॉल्व हो सकती है उसके लिए मैं आपको फिर अपना नंबर ड्रॉप कर दूंगी आपके पास, देन आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसीलिए मैं वहाँ पे आपको डिटेल में समझाऊंगी। प्लीज वीडियोस को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, एंड प्लीज 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 रेड कलर का एक बेल आइकन होगा उस पर जरूर क्लिक कर देना। And thank you so much guys for watching my videos, watching my lectures. Thank you so much, and bye and take care.